बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम लोग डिस्चार्ज पढ़ रहे थे और डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बाकी सारी क्लॉजेस पढ़ ली थी। आज हमारी जो डिस्कशन है वो हमारा लास्ट तरीका का जो है वो डिस्चार्ज का, दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ द वे बाय विच यू कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये है कि जनाब मैं नहीं करता, आपने जो करना है कर लें, आपने जो मेरे खिलाफ तदीबी कार्रवाई करनी है कर लें, मैं अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रजामंद नहीं हूं। तो बेटा ब्रीच से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और ब्रीच की वजह से जो नुकसान होगा, जो पेनल्टी होगी, जो जुर्माना करना होगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उनको हम क्या कहते हैं, रेमेडीज क्या अवेलेबल होंगी ब्रीच की सूरत हाल में, तो वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। बट ये बात तय है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रीच जो है वो कब होता है, जब पार्टी रिफ्यूज कर देती है या पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करने से फेल हो जाती है और परफॉर्म नहीं कर पाती, तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द परफॉर्मेंस। अच्छा जनाब, यहां पर उसने हमें ब्रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि एक्चुअल ब्रीच की दो किस्में हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अक्कर होता है जब पार्टी हमें कॉन्ट्रैक्ट को करने से रिफ्यूज कर दे या वो पार्टी अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस जो है मुकर्रर वक्त के ऊपर परफॉर्म ना करे। सो एक्चुअल ब्रीच जो है वो इन दो तरीकों के साथ हमारे सामने आया। जब हमारी किसी भी डेट के ऊपर पार्टी को वो काम करना था, परफॉर्म करना था, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि 8,000 टन उसने हमें 20 नवंबर को प्रोवाइड करना था, 21 नवंबर को प्रोवाइड करना था और 20 को उसने हमें जब दिन आया तो उसने कहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी परफॉर्मेंस को ड्यू डेट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सका। ऐसे ही वो कहता है जनाब कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था और वो उसको पूरा परफॉर्म ना कर सकी, बल्कि उसने सिर्फ पार्शियल परफॉर्म किया, तो ये भी टेक्निकल तौर पे ब्रीच है, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। 10 टन की वीट देनी थी, उसने 10 टन के बजाय हमें सिर्फ 5 टन दिया और बाकी उसने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया या अपनी डिसेबिलिटी शो कर दी, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम उस वक्त मुकर्रा का इंतजार करते हैं, उस 20 तारीख का इंतजार करते हैं, उस लम्हे का इंतजार करते हैं जब उस शख्स को परफॉर्म करना था, और अगर वो उस लम्हे पर परफॉर्म ना कर सके या अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर सके तो हम कहेंगे कि ये एक्चुअल ब्रीच है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके ब्रीच की वजह से, ये एक अलग मसला है, उसको हम सेपरेट आगे जाएंगे और उस आर्टिकल में जाके हम देखेंगे। तो ब्रीच हमारे पास दो किस्मों में आ गया, एक एक्चुअल ब्रीच आ गया और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच आ गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक मोड है डिस्चार्ज का, और इसके दो हमारे पास बाइफरकेशंस आ गई। एक को हमने कहा कि ये एक्चुअल ब्रीच है और दूसरे को हमने कहा कि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। नाउ एक्चुअल ब्रीच के मुताबिक हमने कहा कि हम उस वक्त मुकर्रा का इंतजार कर रहे हैं, उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो वक्त मुकर्रा और तारीख आई और पार्टी परफॉर्म ना कर सकी या वो पार्टी ने अपने आप की डिसेबिलिटी शो कर दी उस वक्त मुकर्रा के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच हो गया। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच से मुराद ये है कि पार्टी वक्त से पहले, पार्टी अभी 20 तारीख नहीं आई, वो वक्त से पहले बता रहा है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता या ये मैं काम करने से इनकारी हूं या वो उस काम से अपने आप को डिस्पेंस विद कर देता है। मिसाल के तौर के ऊपर 20 तारीख को डिलीवर करना था, लेकिन 1 नवंबर को उसने मुझे कह दिया कि सर अपना बंदोबस्त कर ले, मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं इसको परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। या उसने हमें बात कर दी थी, हमने कहा था 10,000 टन हमें दोगे, 10 टन दोगे 8,000 के ऊपर, तो उसने हमें यकम को बता दिया, और उसने यकम को बताना क्या, उसने यकम को वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अभी उसने अपनी फसल देनी हमें थी, लेकिन उसने 1 नवंबर को वो सारी फसल कटवा कर 10,000 रुपए के साथ किसी और को बेच दी। अब यहां पर अगर आप देखें तो अभी 20 तारीख नहीं आई, या तो वो 1 नवंबर को ही उसने हमें रिफ्यूज का लेटर डाल दिया, या उसने हमें 1 नवंबर को वो चीज किसी और को बेच दी। अभी वक्त मुकर्रा 20 नवंबर है, लेकिन उसने 1 नवंबर को 20 नवंबर से पहले या तो हमें रिफ्यूज कर दिया या उसने एक ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दिया कि अब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हमारे वक्त मुकर्रा नहीं आया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच को और एक्चुअल ब्रीच को हमने अगर डिस्टिंक्ट करना हो, तो एक्चुअल ब्रीच उस वक्त मुकर्रा तक के, उस 20 नवंबर के दिन का ब्रीच होगा, 20 नवंबर तक इंतजार करने के बाद एक्चुअल ब्रीच होगा। जबकि एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो वक्त से पहले उसने हमें रिफ्यूज कर दिया या वक्त से पहले उसने कोई ऐसी हरकत कर दी कि नाउ
ही कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हम उसे क्या कह के चलते हैं कि ये क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच की सूरत में हमारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम क्या करें, एग्रीड पार्टी के पॉइंट से दो ऑप्शन हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट को, जब उसने हमें कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हम भी उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी वक्त कैंसिल कर दें और जो यकम तरीक के मुताबिक हमारे डैमेजेस बनते हैं, उन डैमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर अपना क्लेम परफॉर्म कर दें। दूसरा तरीकाकार यह है कि हम वक्त मुकर्रा का इंतजार करें और 20 तारीख तक का इंतजार करें और लेट एंटीसिपेटरी ब्रीच बी कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल ब्रीच, और फिर 20 तारीख को जब वो ना परफॉर्म कर सके, एंटीसिपेटरी एक्चुअल ब्रीच बन जाए, तो अब जो 20 तारीख का हमारे पास जो रेट है, 20 तारीख को जो हमारा नुकसान बनता है, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर सू करके चलें। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर इसी एग्जांपल को लेकर चलता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे उसने 10 टन देना था और मेरा एग्रीमेंट जो था वो 8,000 रुपए का था पर टन के हिसाब से। अब क्या हुआ, 1 नवंबर को जब उसने मुझे रिफ्यूज किया, उस दिन रेट जो था वो 8500 रुपया था, तो मैंने उसी दिन उसको लेटर डाल दिया, ऑप्शन ए। मैंने कहा कि तुम चूंकि मुझे नहीं चीज दे रहे, तुम्हारा मेरा मुआयदा था, तो तुम मुझे यहां पर अब 500 रुपया टन का नुकसान हो रहा है, तुम मुझे 500 रुपया टन के हिसाब से मुझे तुम पैसे अदा करो। ये एक ऑप्शन थी मेरे पास। एक और ऑप्शन भी थी कि मैं 10 टन जो कि उसने 8,000 रुपए के हिसाब से देना था, ये उसने मुझे 20 नवंबर को देना था। तो अगर सपोज करें मैं 20 नवंबर का इंतजार कर लेता हूं, तो अब दो मुमकिनात हैं। हो सकता है कि 8500 से कीमत घटकर 8,000 हो जाए। अगर ये 8,000 हो गई और मैं 20 नवंबर का वेट कर रहा था, तो फिर मैं उसे कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 8500 ही हो जाए या ये बढ़ के, मुमकिन है कि ये अमाउंट 8,000 रुपए ही दोबारा आ जाए। ये भी मुमकिन है कि ये अमाउंट उस दिन 9,000 पे चली जाए। अगर ये अमाउंट 8,000 के ऊपर आ गई 20 नवंबर को, तो मैं 20 नवंबर को चूंकि क्लेम कर रहा हूं, मैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर मैंने अपनी पहली रेमेडी नहीं ली थी कि मैं उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देता, कैंसिल कर देता। अब चूंकि मैं 20 नवंबर वाले दिन रेपुडिएट कर रहा हूं, तो मुमकिन है कि मुझे 8,000 ही उस दिन रेट हो और मेरे पास कोई नुकसान की फिगर उस दिन ना निकले। और यह भी मुमकिन है कि अगर वो फिगर 9,000 रुपया हो गई, तो फिर मैं चूंकि 20 नवंबर का इंतजार कर रहा था, तो अब मैं उससे 500 रुपया क्लेम नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको 1,000 रुपया क्लेम करूंगा। और ये भी मुमकिन है कि अगर 20 नवंबर वाले दिन रेट 8,000 हो जाता है, तो वो शख्स जिसने मुझे पहले कहा था कि मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा, अब वो मुझे 20 नवंबर को वाकईतन माल भी दे दे। सो हम जब एंटीसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच की तरफ इंतजार करके चलते हैं, तो इस बात का चांस हो जाता है कि शायद वो शख्स अपना वो काम परफॉर्म कर जाए, और यह भी चांस हो सकता है कि उस दिन तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा लॉस है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाए, जो मेरे लिए फेवरेबल हो जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि वो लॉस पहले से कम हो जाए, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह हो सकता है। सो आपके ऊपर ऑप्शन डिपेंड करती है एंटीसिपेटरी ब्रीच में। अगर तो आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच में उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आप उस दिन के मुताबिक अपना नुकसान क्लेम कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन यह है कि आप एंटीसिपेटरी ब्रीच में इंतजार करें कि आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट हो जाए। अगर एक्चुअल ब्रीच तक वो परफॉर्म कर दे तो ऑटोमेटिकली ब्रीच होगा ही नहीं, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर जो उस दिन का रेट होगा, जो उस दिन के मुताबिक नुकसान कैलकुलेट होगा, आप उस चीज के पैसे मांगेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल जो करवाई है वो इसी की एग्जांपल थी जो मैंने आपको करवा दी, इसलिए मैं ये वाली एग्जांपल आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे लेके चलना है। बाकी उसने कहा कि एंटीसिपेटरी आपके ब्रीच में दो ऑप्शंस हैं। ये नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन है, या तो वो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या वो वेट करे कि जब तक एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल पीछे बताई उसको अपने जेब में रख के चलिएगा। ये जेनेरिक एग्जांपल है। डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है, तो डिस्चार्ज जो है वो बाय एग्रीमेंट होता है, और बाय एग्रीमेंट ही पूछा था, नोवेशन, रेसिजन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर और प्रोमिसी। अगर अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म ना करे तो आपकी भी लायबिलिटी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टर बिकमिंग इम्पॉसिबल, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल भी हो सकता है और वो सुपरवीनिंग तो इलीगैलिटी भी हो सकता है। ये दोनों की बात हमारे सामने मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दूं ताकि अब आप उन चीजों को देख सकें। थ्योरी के ही क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब कब होती है, तो वही 5 बातें जो हम पढ़ के आए थे वही उसने बताई हुई है बात।
कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आपको बताया था कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, वो स्ट्राइक्स, वो तमाम चीजें, वही तमाम बातें यहाँ पे दोबारा थ्योरी में आ गया है। ऑल्ट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो भाईजान ऑल्ट्रेशन के अंदर में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, और जो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के मुताबिक परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर वो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा तो जो हमने राइट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे को दिए होंगे वो वापस हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। फिर भी इमरान ट्रेडर्स ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कहा कि तुम मुझे ऑयल दोगे, और उसकी प्राइस 30,000 रुपया रख ली। 6 महीने के बाद जो डीजल की प्राइसेस थी वो बहुत बढ़ गई, और अब ये प्रॉफिटेबिलिटी जो थी उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना रहा, प्रॉफिटेबल ना रहा, तो क्या वो अब कॉन्ट्रैक्ट को कह सकता है कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है? भाईजान याद रखिएगा, कभी भी प्राइस की वजह से जमा मनफी होना इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, हम ये बात बारहा पढ़ चुके हैं। कहता जी आप कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, उसके लिए वो काम करना पॉसिबल ना हो फिर ही वाइड होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कहानी नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा या कमर्शियली तौर के ऊपर बेनिफिशियल नहीं रहा, तो यहाँ पर हम उसको इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे। ये मैंने आपको बात अभी बताई कि कमर्शियली इम्पॉसिबल जो है, कमर्शियली तौर के ऊपर नफा नुकसान कम होने या ज्यादा होने की बेस के ऊपर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती। जनाब ये था ब्रीच। ब्रीच को हम क्या कहेंगे कि ब्रीच की हमारे पास 2 किस्में आ गई, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी ब्रीच टू बी डन होता है, एक्चुअल ब्रीच हो चुका होता है, और एंटीसिपेटरी ब्रीच में 2 ऑप्शंस आ गई, या तो अभी उस पर क्लेम कर दो या एक्चुअल ब्रीच होने का इंतजार करके चलो और एक्चुअल ब्रीच के मुताबिक फिर उसको ट्रीट कर लेंगे। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अगर नहीं तो फिर मैं आपके साथ ब्रीच की सूरत हाल में क्या रेमेडीज हो सकती हैं फिर मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जनाब अरसलान अनवर। सर ये वेवर के बारे में सर थोड़ा सा बता दें सर। वेवर में सर हम अपना जो राइट है वो छोड़ते हैं ना? जी दोनों, रसीयन में हम रिमिशन में छोड़ते हैं, वेवर में दोनों रिमिशन में अपना कुछ राइट छोड़ते हैं, कुछ राइट, और वेवर में अपना पूरा राइट छोड़ देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हसन सर को वेवर में भी ऐसे हो सकता है कि हम मतलब वेवर नहीं, में मतलब कि पूरा ही राइट छोड़ना नहीं, होगा? वेवर, हाँ जी, वेवर में पूरा राइट छोड़ेंगे, और अगर हमने कुछ राइट छोड़ना है तो वो रिमिशन होगा। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट इज माय प्लेयर बेटा हसन। हसन साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है? अब आ रही है। ऐसा सर, वो मुझे पता ही नहीं चला था कि म्यूट नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, बताएं। अच्छा सर, ये हम लोग जो जब हमारा सर कहाँ गया है, घूम गया सर, बाद में पूछता हूँ। जज़ाकल्लाहुल खैर। किसी और का क्वेश्चन अगर है तो बताएं, नहीं तो मैं बात को आगे लेके चलूं। हमजा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया था नोवेशन में एग्रीमेंट की पार्टीज टू पार्टीज जो है, मतलब वो उनकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है और नया एग्रीमेंट हो जाता है नई पार्टी के साथ। या उसकी मेजर टर्म्स भी चेंज हो सकती हैं। यस सर। और जो हमने रिमिशन पढ़ाया था उसमें रिमिशन में एग्जांपल है, उसमें बोलो सर उसकी एग्जांपल है, उसके अंदर वो दूसरी पार्टी उसे दे रही है कि पैसे दे रही है, कम पैसे दे रही है, ताकि तुम उससे जिससे 5,000 लेना है वो छोड़ दो और तुम ये लेकिन वो दूसरी पार्टी दे रही है, तो ये एग्जांपल इसके लिए सही नहीं, है? ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। इसके लिए रिमिशन कर रहा है ना, उसको दूसरी पार्टी पैसे देके बाकी बाकी अमाउंट की क्या कर रही है, रिमिशन कर रही है। बाकी उसकी लायबिलिटी जो है उसको माफी दी जा रही है, तो वहां पर हमारे पास क्या आ गया, रिमिशन। सर पार्टीज भी तो चेंज हो रही है, तो फिर नोवेशन भी तो होगी। बेटा हम जब एक काम को खत्म कर रहे हैं तो खत्म करने के बाद अब हमने आगे उसके साथ कोई चेंज करके चलना है। आप लोग एक बात, आपका क्वेश्चन नहीं बहुत सारा, आप लोग बात जगहों के ऊपर ये समझ बैठते हो कि बस अगर ये चीज, ये कल भी किसी ने क्वेश्चन किया था, अगर ये चीज जो है ना ये उधर आगे तो इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। मैंने कब ये बातें कही हैं, मैंने कब ये बात कही है? अगर मैं मान लेता हूं चलो ये नवेशन है, तो मेरा अगला सवाल है क्या ये रिमिशन है? सर तो बात खत्म होगी बात। तुम उसमें रिमिशन देखो कि रिमिशन है। कहां कानून में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एक ही चीज को लेके चलेंगे? मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टीज नोवेट हुई हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या पार्टीज चेंज करना कि परफॉर्मेंस को रिमिट करना? तो रिमिशन।
तो मैंने कब कहा उस हद तक जहां तक पार्टी चेंज हुई वो इनोवेशन है, लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें रेमिशन है? आपको रेमिशन समझानी है, हाँ रेमिशन भी है, तो मसला क्या है फिर? ओके सर, असदुर रहमान। असदुर रहमान जी सर। तुम FR2 नहीं पढ़ रहे? नो सर, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। असदुर रहमान तुम्हारे FR2 में क्या करना है इस दफा? सर वो मैं पढ़ ही नहीं रहा। चाचा तुझे ये पूछ रहा हूँ, पेपर देना है कि नहीं देना? सर जी मैंने वो अभी सब्जेक्ट ही नहीं रखा, वो देना अच्छा है ये अभी। दूसरा फिर असदुर रहमान है। अच्छा ठीक हो गया, सॉरी। मेरा एक स्टूडेंट था FR2 का, असदुर रहमान, उसका नाम भी असदुर रहमान है और आवाज तुमसे बड़ी मिलती जुलती थी, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो किधर है। बट एनी हाउ जी बेटा सवाल पूछिएगा। सर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में हम अगर जो हमने पे किया हुआ है अगर कोई अमाउंट, तो हम रिटर्न के लिए क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक हो गया सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। अली 315 रोल नंबर। सर ये मटेरियल अल्टरेशन की एक एग्जांपल कोड कर दे। मटेरियल अल्टरेशन की एग्जांपल ये है कि आपने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बना के भिजवाया और मैंने उसमें 2015 को 2018 कर दिया। अब चूंकि मैंने आपसे पूछे बगैर किया तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। सर वो आप टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं? टाइम तो हम दोनों के दरमियान पहले बहुत अच्छा डिसाइड। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता जी टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। आपने कहा 20 जनवरी 2019, ठीक है? मैंने आपसे पूछे बगैर इसको इस तरह करके 11 कर दिया। अब समझ आया मैंने कैसे किया? हाथ से किया। हाथ से किया, एक के साथ एक लगाया। या आपने कहा 20/1/2019, मैंने ये लो 9 कर दिया। पता चला कैसे किया? और करूं ये 20 को ये लो मैंने 28 कर दिया। पता चला कैसे किया? और करूं ये लो 28/9/2099। प्रॉब्लम है? ऐसे करते हैं। लेकिन चूंकि आपने ये काम पूछे बगैर किया है तो अब चूंकि आपने मटेरियल तौर के ऊपर उसको ऑल्टर कर दिया है तो इसलिए ये मटेरियल ऑल्टरेशन है। अगर अज्यूम करें ये लिखा होता 20 जनवरी 2019, ठीक है? मैंने कहा यार ये कुछ गलत ना पढ़ ले, मैंने ये लीक लगा दी, इससे तो कुछ चीज ऑल्टर नहीं हुई ना। नो सर, तो ये ऑल्टरेशन नहीं है, ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, क्योंकि आपने ये लाइन नहीं लगाई थी, आपका पेन शायद वहां पर स्याही खुश्क हो गई थी, ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है। ये कर दिया, ये मटेरियल ऑल्टरेशन हो गई। जी सर। ओके जी, हाँ जी, अगला सवाल जी। जी जनाब अहमद हसन। फैसल रजा जी बोलें। हेलो बेटा बोलें, हेलो सलाम अलैकुम। सर ये जो आपने कल बताया था डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ में, सर वो अगर बंदा स्किल लेबर नहीं है, मसलन स्किल वाला कोई काम नहीं दिया, तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम कर सकते हैं? सो आपका क्या ख्याल है, कर सकते हैं कि नहीं? सर कर सकते हैं। तो फिर ये आपको कैसे पता चला? हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है कि नहीं? हाँ जी सर, कुछ सर वो सवाल क्या है? थोड़ी सी यही क्वेश्चन ये। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। तो मकसद यानी की बात यह कि ये तो बात आपको पता है, ये तो बात आपको पता है बेटा। अहमद हसन। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच में सर जो स्क्रीन पे एग्जांपल शो हो रही है सर, ये एक दफा अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इसका। तो कौन सी एग्जांपल है बेटा, खोलिएगा जरा, कुछ स्क्रीन पे एग्जांपल कह रहे हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच की। मैंने ये 10 टन जो है @ बेटा ये मैं एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा, आपको मेरी ये वाली एग्जांपल समझ आई है? हेलो जी कौन ये वाली सर? हाँ जी, जो मैंने ये बोर्ड पे की थी, ये 10 टन 8000 के ऊपर 20 नवंबर को देनी थी। हैं? इसी की बात कर रहा हूं सर, अगर आप एक दफा से इसका ओवरव्यू दे दें बस थोड़ा सा। मैंने ओवरव्यू नहीं, मैंने ये पूरी समझाई है। मैंने क्या बताया है? हाँ मैंने ये पूरी समझाई है। जो मैंने समझाई है मुझे सिर्फ बताओ कि तुम्हें क्या समझ आई, मैंने क्या बात की थी यहाँ पे? सर मुझे नहीं ना समझ आई, अब थोड़ा सा एक दफा बता दे। बेटा मैं बात समझ रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको समझ नहीं आई। समझना आना एक डिफरेंट तरीका कार है। आप
सिर्फ मुझे ये बताया कि मैंने यहाँ बताया क्या था, फिर मैं आपको समझाता हूँ, मुझे पता चले ना कि आप कहां तक बात समझे हैं। मैंने क्या एग्जांपल दी है ये वाली? बोलो, कुछ नहीं है, आप बोलोगे तो बात को समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ बोले। 10 टन था जी, 10 टन था, ठीक है। फिर रेट क्या है? 8,000। और कब सप्लाई करना था? 20 नवंबर को। हाँ जी, 1 नवंबर को उसने मुझे लेटर डाल दिया कि मैं सप्लाई नहीं करूंगा, तो मैंने क्या कहा, अब हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सर आप बता दें थोड़ा। बेटा आपने क्लास ली है मेरे साथ पहले इस लेक्चर में जब मैं यहाँ पे था? जी सर, मैं जब आपने बोला था कि लेटर डाल दिया, बिल्कुल इसी वक्त ज्वाइन तो मैंने किया था, जूम ना रिस्पॉन्ड नहीं था कर रहा सर, मैंने थोड़ा आप ये बात करें कि मुझे बात का नहीं पता, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस फॉर मी ना, मेरे लिए बात। हाँ, आप मुझे ये बात कहें कि सर मैं वो पोर्शन ऑफ लेक्चर नहीं अटेंड कर सका, इसको रिपीट कर दें। जब आप मुझे ये बात कहेंगे कि मुझे समझ नहीं लगी इसकी, तो मेरे लिए वो बात किसी और तरीके से इंटरप्रेट करनी पड़ेगी ना। मैंने इसमें ये बात कही कि 10 टन जो है वो 8,000 रुपए टन के हिसाब से था, और उसने हमें 20 नवंबर को सप्लाई करना था। 1 नवंबर को उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। जब 1 नवंबर को उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं अभी क्लेम कर लूं, और अगर मैं अभी क्लेम करता हूं तो आज रेट 8500 रुपया था, तो मैं उसको 500 रुपए का क्लेम डाल दूंगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं 20 नवंबर का इंतजार करूं और अपने एंटीसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच होने दूं। एक्चुअल ब्रीच होने तक के इंतजार में 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि वो वाकई ही उस दिन तक अपना माल वाकई भुगता दे, फिर तो ब्रीच होगा ही नहीं। और अगर वो नहीं भुगताता तो फिर मुझे देखना है, मुमकिन है उस दिन रेट शायद 8,000 हो जाए। अगर तो रेट उस दिन 8,000 हो गया, फिर तो मैं कोई नुकसान उससे मांगने का हक नहीं रखता। लेकिन अगर रेट 9,000 रुपया हो गया, तो मैं उससे फिर 1,000 रुपया अपना नुकसान पूरा करवाने की बात करूंगा। तो एक्चुअल ब्रीच से एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर जाते वक्त 2 बातों का ख्याल हो सकता है। मुमकिन हो सकता है कि वो शख्स को शर्म आ जाए और वो अपना काम खुद से परफॉर्म कर दे, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो ना परफॉर्म करे, तो फिर उस दिन के मुताबिक जो रेट होगा, उस दिन के मुताबिक आप अपना नुकसान उससे पूरा करवाएंगे। ओके, बंदा चला गया। अहमद हसन, मुझे लगता है फिर आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची और आप फिर रह गए। समीउल्लाह, सर मुझे इंसॉल्वेंसी का बता दें। इंसॉल्वेंसी का क्या बताऊं? दिवालियापन। जो शख्स अपने पैसे ना अदा कर सके उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो दिवालिया हो जाए। ओके सर। अच्छा सर, मतलब पूछा था आपने। इंसॉल्वेंसी ये होती है कि अगर कोई शख्स अपने पैसे अदा ना कर पाए और वो अपनी लायबिलिटीज के पैसे देने के लिए उसके पास एसेट्स ना रहे, तो कानून उसको दिवालिया करार दे देता है। और इस कंडीशन में कानून उसकी जगह के ऊपर एक ऑफिशियल रिसीवर ले आता है, जो उसकी बाकी मानदा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर उसको बेचता है, और बेच के बाकी जिन लोगों को उसने पैसे देने होते हैं उनके माबैन तकसीम कर देता है। इसको हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाते हैं। अब हम, मेरा ख्याल है कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनका वो क्वालिटी नहीं आ पा रही जो मैं समझ रहा था। आप लोगों को या तो समझ बहुत आ चुकी है, या आप लोग जो है चस्के ले रहे हैं और सवाल पूछना नहीं चाहते। रेमेडीज क्या है जनाब? हमने कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका कार है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, जिसके तहत हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स आए और आपसे मुआहदा करे और मुआहदा करने के बाद वो आपको इनकार कर दे और आपको नुकसान में छोड़ के भाग जाए। जब भी कभी ब्रीच होगा तो इसका मतलब यह है कि कानून चाहता है कि आपको आपके नुकसान का मदावा किया जाए। इस काम के लिए वो आपको मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज देता है। याद रखिएगा, मैं इससे पहले के रेमेडीज पढ़ाऊं, मुझसे मत ये सवाल कीजिएगा कि सर इसको सिर्फ यही रेमेडी मिलनी। हर बंदे को जरूरी नहीं है कि एक रेमेडी मिले, उसको एक रेमेडी से भी उसका मदावा हो सकता है, और यह भी मुमकिन है कि उसके नुकसान का हल पूरा करने के लिए हम उसे एक से ज्यादा रेमेडीज भी दे सकते हैं। तो ये मत परेशान होइएगा कि सर इसको मैं कौन सी रेमेडी कहूं, रेमेडी ए कहूं, बी कहूं। किसी भी शख्स को एक हालात के अंदर मुमकिन है कि सिर्फ एक रेमेडी से उसका गुजारा हो जाए, और कानून समझे तो वो उसको मल्टीपल रेमेडीज भी दे सकता है। रेमेडीज की कितनी किस्में हैं, रेमेडी किसे कहते हैं? दर हकीकत रेमेडीज जो हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसा मैनर इन विच राइट इज इन्फोर्स और सेटिस्फाइड बाय कोर्ट व्हेन सम हार्म
और इंजरी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज अ रॉन्गफुल एक्ट इज इन्फेक्टेड अपॉन इंडिविजुअल। अगर किसी शख्स को हम हार्म, उसको इंजरी और उसको कोई नुकसान पहुंचाएं उस इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल को हमने कैसे उसके उस नुकसान को हल करके चलना है, कानून उसके मुताबिक देखता है कि उसको क्या ऐसा राइट दे दिया जाए। कानून कहता है किस तरीके से कोर्ट सेटिस्फाई करे अपने आप को कि इस शख्स को जो इंजरी, जो नुकसान, जो मुसीबत आई है किसी दूसरे या किसी सोसाइटी के किसी कंपोनेंट की गलत हरकत की वजह से, तो हमें उसको उस हद तक उसको वो रेमेडी देनी है, उसको उस हद तक उसका मदावा देना है जहां तक वो हम कानून ये समझे कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। रेमेडीज किसी भी शख्स को दी जाती हैं तो उनको ब्रॉडली स्पीकिंग 3 किस्मों में तकसीम किया गया है: कॉमन लॉ की रेमेडी, इक्विटेबल रेमेडीज और क्वांटम मैरियट की रेमेडी। क्या है ये 3 रेमेडीज की 3 बड़ी किस्में? Damages and actions for the price are more frequently sought as the remedies of the breach of contract। कहता भाईजान, अगर आपने किसी को प्राइस पे करती थी तो आपके पैसे आपको वापस मिलके चलने चाहिए। आपने कोई चीज, जिस तरह मैंने भी पीछे केस में बताया, 8,000 रुपए टन के ऊपर सौदा किया था, आज उस चीज का रेट 8500 हो गया हुआ है, तो वो जो 500 रुपए का नुकसान आपका हुआ है, ये नुकसान आपको पूरा करना, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉ की रेमेडीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ रेमेडी इज नॉट टू पनिश। हम अगले बंदे को इनकार करने के ऊपर पनिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उसकी हरकत की वजह से जो पेक्यूनरी लॉस हुआ है, जो एग्रीड पार्टी के रुपए पैसे का लॉस हुआ है, सिर्फ उसका मदावा कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने गाड़ी मेरी गाड़ी में मारी, उसने मेरी गाड़ी को हिट किया। अब इसके ऊपर मैं जब डैमेजेस की बात करके चलता हूं तो मेरी कॉमन लॉ डैमेजेस क्या होंगे कि उस शख्स ने चूंकि गाड़ी मेरी गाड़ी में हिट की है, उसके हिट करने की वजह से मेरी गाड़ी का बम्पर और उसका साइड का शीशा टूट गया है। अब ये तो नहीं है कि वो ये गाड़ी मारकर हिट करके घर चला जाए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें कोई मतलब फांसी पे नहीं चढ़ा रहा, भाई मेरा नुकसान पूरा कर दो। मेरा नुकसान ये है कि मैं गाड़ी वर्कशॉप भेज देता हूं और इसका जो रिपेयर का खर्चा है तुम अदा कर दो ताकि मेरा नुकसान पूरा हो जाए। मुझे तुमने जो मॉनिटरी, जो पेक्यूनरी लॉस दिया है, मेरा वो नुकसान पूरा कर दो। भाई आपने मुझे 8,000 रुपया टन के ऊपर चीज प्रोवाइड करनी थी, किसी भी वजह से अब मुझे आप 8,000 रुपया चीज के ऊपर वो चीज प्रोवाइड करने से इनकारी हैं, चलो ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हमारी कोई आपस में दुश्मनी नहीं। आज मैं अगर वो चीज खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे 8500 की मिलती है, जो मुझे उस दिन आपसे 8,000 की मिल रही थी, मार्केट से 8,000 की मिल रही थी। मेरा नुकसान जो 500 रुपए का अब इस चीज को खरीदने पर होगा वो आपकी वजह से हुआ है, मेरा वो नुकसान पूरा कर दो। ये क्या है? These damages are called the common law damages। इन damages का मकसद सिर्फ ये है कि जो मॉनिटरी लॉस दूसरी पार्टी को आपके ब्रीच की वजह से हुआ है उसको पूरा कर दिया जाए। That is called the common law damages। इक्विटेबल डैमेजेस वो होते हैं जिसका मकसद जो है वो रुपया पैसा नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि सर रुपये पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करके चलता। एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको, आप एक नहायत ही खूबसूरत किस्म की अदाकारा थी और मैं आपको टीवी की स्क्रीन पर मैंने आपको जलवा अफरोज किया, और जब आपने अपनी एक फिल्म कर ली तो मुझसे आपने मुआहदा किया था कि इस साल में सिर्फ जितनी भी फिल्में होंगी वो सिर्फ मेरे साथ करेंगी या मेरी ही प्रोडक्शन हाउस से करेंगी। अब आप किसी और के साथ जाके फिल्म करना चाह रही हैं, अभी साल नहीं गुजरा, मुझे आप पैसों के साथ क्या कंपनसेट करेंगे? मैं अदालत से कहूंगा जी इनको रोका जाए, इसको रोका जाए इस बात से कि ये ऐसा काम मत करके चले। तो यहां पर ये डैमेजेस इक्विटेबल कानून के लिए हैं। या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी एक किस्म आती है, मैंने कहा कि ये मोबाइल मुझे दे दे और वो मोबाइल जो था आपने मुझे जाली कोई और मोबाइल पकड़ा दिया, मैं कहता हूं जनाब मुझे रुपया पैसा नुकसान नहीं चाहिए, मेरा जो मोबाइल जो मैंने इनसे खरीदा था वो इन्हीं के पास है, इन्हें कहें कि वही मोबाइल मुझे दें। तो यहां पर मैं पैसा नहीं मांग रहा, बल्कि यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप कानून के तकाजों को पूरा करने के लिए पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि उसको उसी तरह परफॉर्म करें, उस काम से रुकें जिस तरह हमारा आपका मुआहदा हुआ था। इस तरह के डैमेजेस को, जहां पर मॉनिटरी डैमेजेस जो है, जहां पर पैसा आपके नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, वहां पर हम फिर कौन से डैमेजेस मांगते हैं, वहां पर हम फिर कौन सी रेमेडीज मांगते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडीज में रुपया पैसा नहीं आता, रुपया पैसा कॉमन रेमेडीज में आता है। यहां पर हम कहते हैं कि नहीं जनाब, ए ने बी से कहा दैट यू हैव टू सप्लाई मी दीज गुड्स, और वो गुड्स उसके पास पड़े हैं और उसने आपको वो अगर सप्लाई नहीं किया तो कानून को हम कहते हैं कि इसे कहें कि हमें यही गुड्स दें। मैंने रोनाल्डो को अपनी टीम में रखा, रोनाल्डो से कहा कि 3 साल का मुआहदा है, तुम 3 साल का मुआहदे के मुताबिक मेरे क्लब से खेलोगे।
तो भाईजान अब अगर रोनाल्डो किसी और क्लब में खेलने के लिए जाना चाह रहा है तो मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं रोनाल्डो को रोकना चाह रहा हूं कि वो किसी और जगह पे जाके नहीं खेल सकता। सो दीज आर दोज रेमेडीज जिनको कि हम क्लब करके क्या कहते हैं, ये कौन सी रेमेडीज हैं? इक्विटेबल रेमेडीज। तीसरी किस्म की रेमेडीज हैं जिन्हें कहते हैं क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का मतलब होता है एज मच एज इट इज मेरिटेड। बाज दफा ऐसा होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि डिविजिबल होता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी बिना के ऊपर। अगर हम अपना काम कंप्लीट ना कर सकें या किसी भी बिना के ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस को इन टोटलिटी कंप्लीट ना कर सकें और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जा सकता हो, तो फिर जितना मैंने काम किया है मुझे उतने पैसे तो मिलने चाहिए ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने मर्केंटाइल लॉ का पूरा सिलेबस पढ़ाना था, मैंने 100 लेक्चर्स में कमिट किया था मैं पढ़ा दूंगा, मैंने आधा सिलेबस अगर पढ़ा दिया और किसी वजह से मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पा सकता, तो क्या मेरा राइट ये नहीं है कि कॉलेज मुझे आधे सिलेबस की जो टीचिंग कॉस्ट है वो पे कर दे? हाँ बिल्कुल जनाब, यहां पर आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि आपने आधा सिलेबस पढ़ाया तो आपको आधे सिलेबस के पैसे मिल जाएंगे। अब क्वांटम मैरिट का पूरा एक आर्टिकल है, वहां पर इसकी बहुत सारी शराइत हैं और उन शराइत के अंदर यह भी शर्त है कि ऐसा ना हो कि आपने कहा था, पहले ही लिख दिया था कि ज़ीशान साहब अगर आप सिलेबस आधा छोड़ के जाएंगे तो हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, फिर मैं क्वांटम मैरिट की बात नहीं कर सकता। या काम डिविजिबल नहीं होगा, मैं कटिंग करवाने गया, उसने मेरी सर की आधी कटिंग की और उसने कहा जी आपने 200 रुपया देना था, मैंने आधी कटिंग कर दी है, आधी कटिंग आप किसी से आगे करवा लें, मुझे 100 रुपया दे दें। अब यहां पर तो काम खराब हो जाएगा। ऐसा काम जो डिविजिबल नहीं है वहां पर क्वांटम मैरिट नहीं लगता, या ऐसा काम जहां पर हमने पहले ही एग्री कर लिया था कि अगर तुमने पूरा काम ना किया मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, तो वहां पर भी क्वांटम मैरिट नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा कोई मुआहदा जो है जिसमें कोई ऐसी शिक नहीं थी कि अगर तुमने आधा काम करके छोड़ दिया तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, या मुआहदे के अंदर काम डिविजिबल होने का चांस है, तो फिर कानून ये समझता है कि जितना काम कर लिया जाएगा उस काम के मुताबिक आप दूसरे शख्स से उसका पैसा या उसका मुआवजा रिकवर करने का हक रखते हैं। इस तरह की रेमेडीज को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैरिट रेमेडीज कहते हैं। तो ये रेमेडीज क्वांटम मैरिट रेमेडीज हैं। डॉक्टर साहब आप परेशान मत हो, हमारी कंपनी बंद हो चुकी हुई है, एसएसीपी ने जो ये लेटर फॉरवर्ड किया है इसको प्रोसीड करके लड़का देख लेगा, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, डोंट वरी। इसकी बेस के ऊपर आपको 2 साल कैद बामुशक्कत होने का चांस कतई नहीं है। वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैंने मुबश्शिर से कह दिया, बस उनको हियरिंग में हमने सिर्फ उनका ख्याल ये है कि हमारी कंपनी चल रही है, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा अपने पास, तो हमने जो अपनी कंपनी की क्लोजिंग के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो हम उनको सबमिट कर देंगे और उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दें। अगर कोई चीज़ होगी तो मुबशर बता देगा, मैंने उसको नोटिस फॉरवर्ड कर दिया। इसकी जो हार्ड कॉपी चक्कर लगता है तो वो भी मुबशर को दे दीजिएगा ताकि वो इसको इसका रिप्लाई फॉरवर्ड कर दे उनको। ठीक है सर। हमारे जो यहाँ पे महकमे है ना, इस तरह के में नाहल हैं, वो अपनी रूटीन में ना इस तरह के नोटिस निकाल देते हैं। मतलब वो ये नोटिस एक नहीं निकला होगा, ये कोई 10,000 लोगों का नोटिस निकला होगा, उसमें चूंकि वो आपका खाना भी इस कंप्यूटर में फिलअप नहीं हुआ, उनकी किताबों में नहीं हुआ, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, रिसीविंग है हमारे पास, तो उन्होंने उसी तरीके से आपको भी नोटिस निकाल दिया। तो बस ये कोई नहीं, ठीक है, डोंट वरी इंशाल्लाह। ओके बोलो। नाउ अब हमने ये बात तय कर ली कि हमारे यहाँ रेमेडी कब मिलती है। कानून ये चाहता है कि उस शख्स का जिसके साथ ब्रीच हुआ है उसके नुकसान को पूरा किया जाए। अब हमें कानून ने रेमेडीज देनी है, कभी तो वो हमें मॉनिटरी रेमेडी से हमारे नुकसान को पूरा करता है, कभी वो अगले शख्स को मना करता है कि ये काम मत करो क्योंकि इसको काम को या इस काम को इस तरह करो, और कभी जितना काम किया होता है उतने पैसे दिलवा देता है ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। ये है ब्रॉडली कैटेगरीज, मैंने ये रेमेडीज नहीं कहा, ये 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनके तहत रेमेडीज बन के आती हैं। लेट्स सी हमारे पास रेमेडीज किस किस तरह होके चलेंगी। अब हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कानून अग्रीव्ड पार्टी को, मैं जो आपके साथ अगली 6-8 रेमेडीज पढ़ाने जा रहा हूं, इन 6-8 रेमेडीज में से कोई एक या कोई एक से ज्यादा रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करता है। पहली रेमेडी अवेलेबल है रिसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। रिसियन का मतलब है कैंसलेशन। भाई अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कहता है रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हें रिसियन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, इट मींस के राइट नॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन। अगर उसने तुम्हारे लिए काम नहीं किया, अगर उसने तुम्हारे लिए कोई चीज परफॉर्म करनी थी वो परफॉर्मेंस नहीं की, तो भाई तुम्हें पहली बात तो ये बता दे तुम्हें भी उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सच केस
एग्रीड पार्टीज डिस्चार्ज, अगर तुम्हें उस शख्स ने तुम्हारे लिए कोई काम करना था और उसके काम करने के इवज तुमने उसे कोई पेमेंट करनी थी, तो पहली बात यह है कि चूंकि उसने तुम्हारे लिए काम नहीं किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम्हें भी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो तुम्हारा क्लेम है, जो तुम्हारा नुकसान है, वो तुम नुकसान जरूर अपना क्लेम कर लो, लेकिन तुम्हें पहली रेमेडी ये दे रहे हैं कि चूंकि तुम्हें उसने 10 टन 20 नवंबर को देना था, उसने तुम्हें 10 टन 20 नवंबर को नहीं दिया, तो तुम्हें पहला हक यह अवेलेबल है कि तुम भी उसको पेमेंट मत करो। जहां तक बात रही कि उसकी वजह से जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, हाँ तुम्हें वो भी रेमेडी देते हैं, हौसला करो, लेकिन तुम्हें पहली रेमेडी ये दे रहे हैं कि चूंकि उसने तुम्हारे लिए वो काम परफॉर्म नहीं किया, तो तुम ही उसकी पेमेंट को करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और रहा तुम्हारा नुकसान, तो वो तुम्हें कानून उसका भी मुदावा करके देगा। The court may grant rescission where the contract is voidable at the option of aggrieved party. In some cases, rescission may not be possible. For example, जब parties they cannot restore to original position या third parties acquired the right in good faith. अब कहता है याद रखिएगा, हम हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। बाज दफा मुआहिदा इस तरीके के साथ होकर चलता है या उसकी नोयत इस तरह की होती है कि मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। वो कोई अगर सपोज करें, मतलब आपका ऐसा मुआहिदा है कि मैं आपको मैंने कहा मेरे बाल काट दो, आपने मेरे बाल काटने के चक्कर में आधा सर अभी मेरा जो है उसकी आपने हजामत की और वो इस तरह वाहियात कर दी। अब मैं कहूँ जी कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, तो क्या मेरे बाल दोबारा आप सर पे लगवा लोगे? नहीं लगा सकते। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा पॉइंट 0 पे नहीं लेके जा सकते। हाँ, बहुत सारी जगहों पर आप अगर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को पॉइंट 0 पे लेके आ सकते हो। पार्टीज दे कैन ब्रिंग बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। मैं डॉक्टर के पास गया, उससे मुआहिदा किया कि मेरी आंख का लेंस का ऑपरेट कर दो। उसने लेंस का ऑपरेट अगर गलत कर दिया है और अब वो आंख पहले से भी खराब हो गई है, तो मैं उसे ये कह सकता हूं कि ये लेंस निकाल के मुझे दोबारा मुझे पहले वाली हालत पे ले आओ। अब यहां पर पहले वाली हालत के ऊपर आना पॉसिबल नहीं है। तो कहता कोर्ट वहां पर आपको रेसियन की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की इजाजत दे देती है, जहां पर आप अपनी पहले वाली हालत पर आ सकते हो, यानी कि ओरिजिनल हालत पे जा सकते हो। और दूसरा, जहां पर किसी थर्ड पार्टी ने इन गुड फेथ अगर कोई राइट अक्वायर कर लिया है, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक चीज बेची, वो मैंने क्यूम को मोबाइल बेच दिया, क्यूम के पास मोबाइल चला गया, मैंने कहा क्यूम साहब मुझे आप 30 तारीख को इसकी पेमेंट दे दीजिएगा। क्यूम साहब ने 30 तारीख को मुझे पेमेंट नहीं दी, लेकिन इस असना में मेरा मोबाइल क्यूम साहब ने पैसों के इवज किसी और शख्स को बेच दिया हुआ है। अब चूंकि मेरा मोबाइल किसी और शख्स के पास जा चुका हुआ है और उसके पैसे क्यूम को दे चुका हुआ है, तो उस बेचारे का क्या कसूर? तो यहां पर थर्ड पार्टी हैज अक्वायर्ड द राइट इन गुड फेथ फॉर सम वैल्यू। अब मैं ये कहूं कि जनाब मेरा मोबाइल मुझे वापस करवा दें और क्यूम साहब मुझे पैसे ना दें, तो क्या मुझे कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने देगी? नहीं करने देगी, क्योंकि इस असना में तीसरा शख्स बगैर किसी नेगेटिविटी के, बगैर किसी नेगेटिव थॉट के, इन गुड फेथ पैसे देकर वो मोबाइल क्यूम साहब से लेके जा चुका हुआ है। तो यहां पर कानून कहता है कि रेसियन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का भी राइट हर बंदे को नहीं मिलता, सिर्फ उसी को मिल सकता है जहां पर पार्टीज दे कैन ब्रिंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, या जहां पर थर्ड पार्टी हैज नॉट अक्वायर्ड द राइट इन गुड फेथ। अगर किसी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने राइट ले लिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल होगा? तो आपको पहला राइट ये है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर परेशान मत होइएगा, कैंसिल के बाद भी आपको अभी हम और भी हेल्प करेंगे, जो आपका नुकसान हुआ है मॉनिटरी, उसको भी पूरा करवा के देंगे। लेकिन ये भी एक राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और ये भी राइट हर बंदे को अवेलेबल नहीं है, उसी शख्स को अवेलेबल है जिसके लिए मैंने बताया, जिसके लिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना मुमकिन है, या जिसके लिए थर्ड पार्टी ने उस चीज को अभी तक खरीदा नहीं हुआ। रेस्टिट्यूशन दूसरा राइट। इसका मतलब क्या है? रिटर्न द बेनिफिट। जनाब मैंने 1 मिलियन दिया था, सना ने कहा कि उसने 1 मिलियन दिया था बाबर को कि उसे शादी कर लो, वो शादी से इनकारी हो गया है या सना मर गई है। अब कहता मैं क्या चाहता हूं कि अब पॉसिबल नहीं है एग्रीमेंट, मुझे मेरा 1 मिलियन वापस कर दिया जाए। ये तो उसने खैर एग्जांपल शादी की दे दी है। मैंने क्यूम साहब को 1 मिलियन दिया था कि मुझे आप गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर एक लेके देंगे, 1 मिलियन अब ले ले, बाकी 7 मिलियन जो है जब गाड़ी देंगे फिर ले लीजिएगा। क्यूम साहब ने 20 नवंबर को इनकार कर दिया कि मैं अब आपको 1 मिलियन नहीं दे रहा, मैं अब आपको गाड़ी नहीं दे पा रहा। तो अब मेरा पहला राइट क्या है? यहां पे मैंने कहा क्योंकि क्यूम साहब अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मुझे भी बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता हूं? हाँ जी, रिसाइन कर सकता हूं। अब दूसरा राइट क्या है? रेस्टिट्यूशन। जो क्यूम साहब को 1 मिलियन दिया है ना, वो 1 मिलियन मुझे वापस करवा दें।
तो वो जो 1 मिलियन वापस लेना है वो भी मेरा राइट है, वो भी रेमेडी है। ये क्या आ गया? रेस्टिट्यूशन। अभी भी बात खत्म नहीं होगी। पहला मैंने राइट क्या ले लिया? मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिया, तो मैंने अपना रेमेडी इस्तेमाल की, रिसीजन की। फिर मैंने कौन सी रेमेडी इस्तेमाल की? रेस्टिट्यूशन की, कि जो मेरे पैसे गए हुए मुझे वो वापस मिल जाए। अभी मैं तीसरी भी बात करूंगा कि सर गाड़ी 8 मिलियन की आज नहीं मिल रही, आज जब मैं गाड़ी का पता कर रहा हूं तो ये 84 लाख की मिल रही है, तो जो मेरा 4 लाख का नुकसान है मुझे वो भी पूरा करे। हौसला करें, वो भी आपको राइट मिल जाएगा। लेकिन पहला राइट क्या आ गया? साइन करने का, कैंसिल करने का। दूसरा राइट आ गया आपको रेस्टिट्यूट करने का, कि जो पैसे अदा किए हुए हैं, जो चीजें आपने उनको दी हुई हैं, वो आपको वापस मिल जाए, तो वो आपको रेस्टिट्यूशन। फिर आ गया डैमेजेस। अब जनाब ये तीसरा राइट आ गया, जो आपका रुपए पैसे का नुकसान हुआ है उसको भी पूरा करके चलते हैं। तो ये तीसरा नुकसान है, उसको हम डैमेजेस कह के चलते हैं। नाउ यहां पर मैं अगर ये तीनों की बात करके चलूं, जिस तरह मैंने अभी क्यूम साहब की बात कही, तो मैंने कहा कि जो आपने क्यूम साहब को 10 लाख रुपया दिया था, और एडवांस 10 लाख क्यों दिया था? इसलिए 10 लाख दिया था कि क्यूम साहब इस 10 लाख में आपको मैं 70 लाख और दूंगा, आप मुझे एक गाड़ी फॉर्च्यूनर परचेज करके देंगे। मैंने उनको 1 तारीख को 10 लाख दे दिया था, उन्होंने मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी 30 तारीख को देनी थी। 30 तारीख को फॉर्च्यूनर की कीमत 85 लाख हो चुकी हुई थी, जबकि मेरा सौदा 1 तारीख को 80 लाख का हो गया था। क्यूम साहब मुझे 30 तारीख को फॉर्च्यूनर की गाड़ी ला के नहीं दे सके, तो अब मुझे पहली रेमेडी हुई रेमेडी ऑफ रिसीजन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। दूसरी मेरी रेमेडी हुई रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन, मुझे मेरा 10 लाख वापस कर दे। तीसरी रेमेडी हुई रेमेडी ऑफ डैमेजेस, अब मैं अगर गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो मुझे 5 लाख रुपया वध खरीद डालना पड़ेगा, मुझे 5 लाख रुपए का मेरा नुकसान भी पूरा करके दे। तो आप देखें कि रेमेडी एक ही डिफॉल्ट है, लेकिन उसमें आपको रेमेडी ऑफ रिसीजन भी मिल गई, रेमेडी ऑफ द रेस्टिट्यूशन भी मिल गई, और रेमेडी ऑफ द डैमेजेस भी मिल गए। जिस तरह उसने कहा कि 85,000 रुपए का काम हुआ था, उसने रिफ्यूज कर दिया, अब कॉस्ट आपकी 93,000 लगेगी। 85 और 93,000 में 8,000 रुपए का फर्क हुआ, तो ये 8,000 रुपया मैं डैमेजेस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकता हूं। अच्छा जनाब, चौथी रेमेडी क्या है? एक्शन फॉर प्राइस। बाज दफा आप किसी को कोई चीज दे देते हैं, बस क्यूम साहब को मैंने अपना मोबाइल दे दिया, क्यूम साहब के साथ मोबाइल का मेरा जो था इनसे मुआहदा ये हुआ कि आप इस मोबाइल की कीमत मुझे 1 माह के बाद पे कर देंगे। क्यूम साहब अब 1 माह के बाद पैसे नहीं दे रहे, तो मैं इन पे क्या क्लेम कर रहा हूं? मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा मोबाइल नया था, इन्होंने अब इस्तेमाल कर लिया है, अब मुझे नया मोबाइल के अगेंस्ट ये पुराना यूज मोबाइल मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लूं? तो अब मैं क्या मांगूंगा इनसे? प्राइस। मैं कोर्ट से कहूंगा कि इन्हें कहें कि जो मैंने काम किया है मुझे उसके, या मैंने जो इनको परफॉर्मेंस दी है, जो मैंने इनको एसेट दिया, मुझे उसके पैसे दें। मैंने आपके लिए सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, मैंने आपकी सर्विसेज परफॉर्म करते हुए आपको लॉ पढ़ा दिया है, आपने अभी तक फीस नहीं दी, तो मैं अब ये थोड़ी कहूंगा कोर्ट में जाके कि जनाब इनके दिमाग से लॉ निकाल दें। मैं ये थोड़ी कहूंगा जनाब इनको फैंटी लगाएं। मैं क्या कहूंगा कि इन्हें कहें कि जो मेरी फीस है वो अदा करें। तो इस तरह के केसेस में हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होती है, एक्शन फॉर द स्पेसिफिक प्राइस। जनाब ये जो मैंने चारों बातें आपसे कही, ये चारों बातें आपकी रेमेडीज हैं, और ये चारों रेमेडीज कौन सी हैं? ये चारों रेमेडीज जो मैंने भी आपके पास पढ़ी कॉमन लॉ की हैं। तो कॉमन लॉ की रेमेडीज में एक रिसीजन आया, दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या आया? रेस्टिट्यूशन आया, तीसरा इसके अंदर क्या आया? डैमेजेस आए, और चौथा क्या आया? प्राइस का क्लेम आया। ये चारों रेमेडीज जो हैं ये आपकी कॉमन लॉ की रेमेडीज हैं। अब हम कॉमन लॉ की रेमेडीज के बाद हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब हम जा रहे हैं अगली 2 रेमेडीज जो 3 पढ़ेंगे। ये जो रेमेडीज हैं ये इक्विटेबल रेमेडीज हैं। मिसाल के तौर पे कहता जनाब, जहां पर आपके लिए पैसा सफिशिएंट कंसीडरेशन ना हो, वहां पर आप कहते हैं कि जनाब मॉनेटरी डैमेजेस के साथ मेरा नुकसान पूरा नहीं हो सकता, तो फिर आप इस कंडीशन पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं कि नहीं, इसको कहें कि मेरे लिए मिसाल के तौर पे एक मैंने ओल्ड यूनिक पेंटिंग परचेज की हुई है 5 लाख की। अब वो 5 लाख की पेमेंट अब यूनिक पेंटिंग है, वो मैं कहता हूं जनाब कि वो कहता है इसके बजाय कोई और पेंटिंग ले लो, कभी कहता है इसके बजाय तुम मुझसे फलां कर लो, और भाईजान मैंने 5 लाख दिया है, वो सारे कदीमा की पेंटिंग है, उसका मतबादल कोई नहीं है, तो फिर मैं आपसे 5 लाख वापस क्यों लूं? मैं आपसे, मुझे तो वो पेंटिंग ही चाहिए, क्योंकि वो पेंटिंग अगर मुझे नहीं मिलती तो मेरे लिए पैसा जो है वो मेरा मदावा नहीं कर सकता, मुझे वो स्पेसिफिक पेंटिंग ही लेके दें। इस तरह की कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे लॉसेस को, मॉनेटरी डैमेजेस को कोई और पैसा कवर नहीं कर सकता। व्हाट आई नीड द परफॉर्मेंस टू बी डन।
हम किस वक्त स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं? जब पैसा सफिशिएंट ना हो, जब हम एक्चुअल डैमेजेस को असर्टेन ना कर सके, जब पैसा हमारे जख्मों पर मरहम ना रख सके, जब वो प्रॉपर्टी कोई रेयर कमोडिटी, कोई आसार कदीमा की चीज हो, या वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर लैंड, बिल्डिंग या अपार्टमेंट या हाउस हो। ये भी नहीं होता, लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट या हाउस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम मजबूर कर सकते हैं, हमें राइट अवेलेबल है कि मैं कहूं कि नहीं जनाब, मुझे जो कि आपने मुझे लैंड बेची हुई है, मुझे यही लैंड चाहिए। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का राइट है, लेकिन मैं अगर नहीं लेना चाहता और मैं कहता हूं मुझे यही लैंड चाहिए, मुझे यही हाउस चाहिए, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहली रेमेडी है इक्विटेबल रेमेडीज की टाइप की, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसी वक्त मांगी जाएगी जब मॉनेटरी डैमेजेस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। 5 हालतों में कोर्ट कहता है कि तुम पैसे के बजाय पैसे की रेमेडी लेने के बजाय अगर चाहो तो तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हो, जहां पर पैसा जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं हो, जहां पर एक्चुअल डैमेज को हम असर्टेन ही नहीं कर सकते, जहां पर पैसा मेरे जख्मों के ऊपर मरहम नहीं रख सकता, और 2 आखिरी बातें बड़ी अहम है, जहां पर कमोडिटी रेयर हो, या जहां पर लैंड, बिल्डिंग का या फिर अपार्टमेंट का या हाउस का मामला हो, वहां पर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी मांगने का हक रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कहां कहां पर हम स्पेसिफिक रेमेडी का हक नहीं मांग सकते? जहां पर पैसा आपके लॉस को कंपनसेट कर सकता हो। हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, शादी कर लो, तुम्हें मेरे लिए पेंटिंग बनानी पड़ेगी, तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, हम उसमें से किसी बंदे पर मजबूरी नहीं कर सकते। जहां पर कोर्ट ये समझती है कि वो अपने उस ऑर्डर को सुपरवाइज नहीं कर सकती, वहां पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मांगी जा सकती। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वालों में से कोई एक पार्टी माइनर है, वहां पर भी स्पेसिफिक नहीं मांगी जा सकती परफॉर्मेंस। या जहां पर कोर्ट यह समझती है कि किसी भी एक शख्स के लिए ज्यादती हो जाएगी, आपने शायद सुना हुआ हो, किसी भी एक शख्स के लिए ज्यादती हो जाएगी, तो वो 1 पाउंड ऑफ दी, मतलब किसी भी एक शख्स को अगर हमने इन्हें कहा कि इस तरह परफॉर्म करके चलो, तो इसको परफॉर्मेंस देने के मद के अंदर दूसरे शख्स का ज्यादती हो सकती है, तो कोर्ट कभी भी वहां पर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेगी। इन सब बातों को यहां पर उसने एग्जाम्पल में भी बताया है। कहां कहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी जा सकती है वो आसान बात है, लेकिन ये बात अहम है कि कहां कहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगी जा सकती। हमेशा एग्जामिनर इन एरियाज को जरूर टच करता है। हबीब ने एक मशीन दी 20,000 रुपए की, और बाद में प्राइस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गई, अब वो मार्केट में प्राइस 20 के बजाय 24 में मिल रही है। आप कहते हैं कि नहीं जनाब, मिन तो 24 ही नहीं चाहिए था, मिन तो आही मशीन चाहिए थी। ओ भाई, ये एसी है गरी का, ये लाख का था, तुझे मैंने नहीं दिया, तो अब वो एक 10 का हो गया है, तू जा एक 10 के पैसे लेके किसी से खरीद ले, सारे एसी सेम है। तो यहां पर मैं जिद करूं कि नहीं 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 आही एसी लेना है, एदे कोई लेना है, कानून समझता है कि चवले ना मारो। जब तुम्हारे लिए पैसा जो है उससे उस चीज को तुम खरीद सकते हो, तो फिर इसके लिए पैसा एक सफिशिएंट रेमेडी है। तो यहां पर तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मान सकते, जो कि मॉनेटरी परफॉर्मेंस या मॉनेटरी कंपनसेशन तुम्हारे नुकसान को पूरा कर रही है। तनवीर एक आर्टिस्ट है और उसको एक आर्टिस्ट के तौर पे काम करना था, लेकिन बाद में कुछ एग्रीमेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई और उसने यहां पर इनकार कर दिया कि मैं अब इसका काम नहीं करूंगा। याद रखिएगा, जब भी किसी की पर्सनल परफॉर्मेंस हो तो कानून समझती है कि किसी के लिए काम करना, किसी के लिए परफॉर्म करना, किसी के लिए पर्सनल नेचर की सर्विसेज देना, इसके ऊपर उसको स्पेसिफिकली तौर पे मजबूर किया जाए कि नहीं तुम जाके जरूर काम करो, ये गलत है। हो सकता है अगर वो टीचर है तो वो सही तरह पढ़ाएगा नहीं, अगर वो बिल्डर है तो सही तरह वो इमारत नहीं बनाएगा, अगर गुलकार है तो सही तरह गाएगा नहीं, तो बाद में भी फटे पड़ेंगे। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कानून जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इजाजत नहीं देता। वो समझता है कि फिर रेस्टिट्यूशन कर देनी चाहिए, डैमेजेस दे देने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करनी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि कानून समझता यह है कि मैं अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे भी दूंगा तो मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मिसाल के तौर के ऊपर उसने एक कंपनी थी दीन कंस्ट्रक्शन, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो असद के लिए एक कमर्शियल सेंटर बनाएगा, बाद में उसने सेंटर बनाने से रिफ्यूज कर दिया। तो यहां पर कानून कभी भी उसको मजबूर नहीं कहेगा कि तुम उसके लिए सेंटर बनाओ। उसकी रीजन ये है कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, इस ऑर्डर को परफॉर्म करवाना कोर्ट अपनी राखी नहीं कर सकती। तो यहां पर यह नहीं मैं कतन कह रहा कि उसको कोई जुर्माना नहीं होगा, हम उसको रेस्टिट्यूशन भी करेंगे, हम रसीयन भी करेंगे, हम डैमेजेस भी मांग सकते हैं, लेकिन कोर्ट यहां पर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेगी।
दूसरी रेमेडी जो इक्विटेबल रेमेडी की टाइप में आती है, दैट इज इंजंक्शन। मैंने पहले बताया किसी को किसी काम से मना करना। एग्जांपल इसकी बड़ी सिंपल सी है। एक क्लब का बंदा है आजम, उसने क्लब के लिए खेलना है, 3 साल का एग्रीमेंट है, वो कहता है जी मैं तो कहीं और खेलना चाहता हूं, तो हम कोर्ट से उसको रुकवा सकते हैं। मैंने भी एग्जांपल दी थी आपको, वही एग्जांपल दी हुई है। एक्ट्रेस है साहिबा, उसने कहा था वो 1 साल के लिए मेरी फिल्मों में काम करेगी, लेकिन उसने मेरी फिल्मों के बजाय किसी और की फिल्मों को साइन कर लिया, तो मैं कोर्ट से जाके उसको रुकवा सकता हूं। इसको हम कहते हैं इंजंक्शन। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहां पर हम जो बात कर रहे थे, ये मैंने क्या कर दिया, दोबारा आना। हाँ जी, जहां पर हम पीछे जहां पर हम बात कर रहे थे इक्विटेबल रेमेडीज की, तो इक्विटेबल रेमेडीज के अंदर 2 किस्म की रेमेडीज आई। एक आ गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरी आ गई इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है किसी को किसी काम से रोकने का हुक्म लेके आना। तो हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन, ये वो 2 रेमेडीज हैं जो हमारे पास इक्विटेबल के ग्राउंड्स के ऊपर हमारे पास मौजूद आती हैं। और फिर हमारी जो तीसरी रेमेडी है, दैट इज द क्वांटम मैरियर, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। फिर मैं उसके बाद बात नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया क्वांटम मैरियर का मतलब ये है एज मच एज इट इज मेरिटेड। वही सारी बात जो डिस्कशन में की थी। अगर कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, और उसको इस बात की ममानियत नहीं थी कि अगर तुमने पूरा काम ना किया तो पैसे नहीं दूंगा, तो उसने जितना काम किया हुआ है उसको उतने काम का पैसा मिलना चाहिए। यहां पर ये सिंगर वाली एग्जांपल जो हम लेके आ रहे थे, वो थिएटर में वो सिंगर थी, उसने गाना था, उसको 100 रुपया मिलना था, छठे दिन वो नहीं आई, और अगर अब वो छठे दिन नहीं आई तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर दें। मैंने बताया था उसका छठे दिन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, कर दे, लेकिन जो उसने 5 दिन गाना गाया है उसके तो पैसे देंगे ना उसको। और अगर छठे दिन वो नहीं आई थी और आप उसको 7वें दिन उसे काम पर रखने की या उसे बात करने की इजाजत देना चाहते हैं तो दे दें। वो आगे से कॉन्ट्रैक्ट इसका कहेंगे कि आपने उसको अलाउ कर दिया कि वह काम कर ले। और ये भी बताया था कि अगर आपने उसको पेनल्टी चार्ज करनी है तो 7वें दिन काम करने से पहले बताना है कि तुम्हें मैं पेनल्टी चार्ज करूंगा। ये नहीं करना कि 7वें दिन वो जब काम कर ले तो फिर बताएं कि मैं तुम्हें पेनल्टी चार्ज करनी है, फिर तो पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकते। तो हमारी उसी एग्जांपल में ये बात क्वांटम मैरिड की थी कि जो 5 दिन उसने गाना गाया था, चूंकि छठे दिन उसने ब्रीच किया और आप उसको कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते, तो उसका ये राइट है कि उसको पहले 5 दिनों के पैसे मिल जाएं। इसे क्या कहते हैं? ये तीसरी किस्म की रेमेडी है, इसको हम कहते हैं क्वांटम मैरिड, एज मच एज इट इज मैरिटेड और या एज मच एज इट इज अर्नड। क्वांटम मैरियट आगे जाके पूरा एक चैप्टर भी है, इसके ऊपर लेक्चर भी है, वहां पर हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर इतनी ही बात समझनी जरूरी है कि जो शख्स जिसने जितना काम किया हुआ हो, अगर वो उतना काम परफॉर्म कर देता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें पैसे सिर्फ पूरे काम करने पे मिलेंगे, या हमारे काम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी और उसका काम डिविजिबल हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर कोई शख्स आपके आधे सर की हिजामत करके कहे कि मुझे 100 रुपया दे दे, तो ये काम डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ने 4 दीवारें बनानी थी, 2 दीवारें बना दी, ये काम डिविजिबल है। तो अगर कोई काम डिविजिबल हो और हमें कहीं पर यह ना लिखा हुआ हो कि तुम्हें काम पूरा करने पर ही पेमेंट मिलेगी, नहीं तो तुम कोई पेमेंट नहीं लोगे, तो फिर जितना उसने काम किया हुआ है उतने पैसे लेना उस शख्स का आपसे हक है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है, जो हम आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हमारे टाइप ऑफ डैमेजेस हैं। जो हमने कहा कि डैमेजेस मिलेंगे, जिसको हमने पीछे डैमेजेस के मुताबिक हम बात को लेकर आए, वो डैमेजेस नो डाउट के हमारे पास कॉमन लॉ के डैमेजेस हैं। नो डाउट के कॉमन लॉ के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल थी। अगर यहां पे देखिएगा, हमारे पास रसियन की रेमेडी अवेलेबल थी, हमारे पास रेस्टिट्यूशन की रेमेडी अवेलेबल थी, हमारे पास डैमेजेस की रेमेडी अवेलेबल थी, हमारे पास प्राइस की रेमेडी अवेलेबल थी। अब हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये डैमेजेस जो हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। ये अगला आर्टिकल हमारा डैमेजेस की टाइप्स का है। इस तरीके के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी अवेलेबल थी, इंजंक्शन की रेमेडी अवेलेबल थी, और क्वांटम मैरिड का चैप्टर आगे जाके इसको फर्दर एक्सप्लेन करके चलेगा। सो दर हकीकत हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक मोड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है, और हमने ये पढ़ा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 2 किस्में होती हैं।
एक एक्चुअल ब्रीच होता है और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर भी हमारे पास दो रेमेडीज अवेलेबल हैं, या तो हम अभी क्लेम कर लें या हम एंटीसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच बनने का मौका दे दें। फिर हमने कहा कि जब कभी ब्रीच होगा तो फिर उस वक्त ब्रीच की सूरत हाल में एग्रीड पार्टी को नुकसान होगा तो उसके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। हमने कहा रेमेडीज की तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, या तो रेमेडीज कॉमन लॉ डैमेजेस होती हैं जिसमें रुपया पैसा दिया जाता है, या क्वांटम में, या फिर वो आपकी इक्विटेबल रेमेडीज होती हैं जिसके अंदर हम उस शख्स को पैसे के अलावा कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, या क्वांटम मैरिट होता है। और फिर हमने रेसियन, रेस्टिट्यूशन, डैमेजेस और प्राइस, ये चार बातें पढ़ी कॉमन लॉ डैमेजेस में। और फिर हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन दो बातें पढ़ी, और हमने इक्विटेबल रेमेडीज में, और फिर हमने क्वांटम मैरिट की रेमेडी पढ़ी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम डैमेजेस की टाइप्स, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डैमेजेस की डिटेल टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये डैमेजेस के टाइप्स पढ़ने के साथ ही ये चैप्टर जो है ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपके जुम्मे हैं। सो आई डू होप सो के हम कल के लेक्चर में डैमेजेस को कंप्लीट पढ़ के, डैमेजेस की किस्मों को पढ़ के अपना ये चैप्टर जो है इसको खत्म शुरू कर देंगे। क्यों साहब इसके बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर आता है डैमेजेस के बाद, ब्रीच और डैमेजेस के बाद? बेटा मैं भी क्वेश्चन नहीं लूंगा, हौसला कीजिएगा, मैं जरा एक चीज देख लूं, मैं लेता हूं। हमारे पास यहां पर डिस्चार्ज आ गया, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर एजेंसी है। ठीक है, तो मैं यहां पर बेटा आपको बता दूं कि अब ये हमने जो मैं बात करना चाह रहा हूं, हमने लीगल सिस्टम पढ़ लिया हुआ है, और हमने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का बनना, कॉन्ट्रैक्ट के तमाम खवाइस, और फिर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना, हमने ये भी पढ़ लिया है। अब यहां से मैं ऑनवर्ड ये चैप्टर नंबर 7 और 8 नहीं पढ़ा रहा अभी आपको। हम इसके बाद से पार्टनरशिप और नेगोशिएबल पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट पढ़ लें। हमने कॉन्ट्रैक्ट को बना भी लिया और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज भी कर लिया। अब स्पेसिफिक किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बेलमेंट है, प्लेज है, पार्टनर और एजेंसी है, वो इंडिमनिटी है, गारंटी है, इनको हम थोड़ा सा यहां पर होल्ड करवा के चलेंगे। हम यहां से बात शुरू करेंगे पार्टनरशिप और नेगोशिएबल, इसलिए कि पार्टनरशिप और नेगोशिएबल में आपका तकरीबन 30 से 35% का सिलेबस है। चैप्टर जो है ये छोटे छोटे चैप्टर है, लंबे चैप्टर नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ पहले पार्टनरशिप और नेगोशिएबल कर लूं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम फिर दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जहां से हमने शुरू किया था कि कॉन्ट्रैक्ट पैदा कैसे होता है, बनता कैसे है, फिर हमने वो सारी अपनी इक्वेशन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और वहां से लेकर इन्फोर्सबिलिटी को पढ़ा। क्योंकि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था तो उसे खत्म भी करना था, तो हमने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज के सारे मोड्स पढ़े, और ब्रीच की रेमेडीज पढ़ी। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होना और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर में। अब आगे स्पेशलाइज्ड किस्म के 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको हम यहां पे होल्ड करेंगे। ये कतई नहीं कह रहा कि सिलेबस में नहीं है, हम यहां से जंप कर जाएंगे टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो हम पार्टनरशिप एक्ट शुरू करेंगे ताकि अब थोड़ा सा हमारा फ्लेवर चेंज हो जाए, और फिर ये जब हम पार्टनरशिप और नेगोशिएबल कर लेंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। जनाब आप क्वेश्चन कीजिएगा, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? हरल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दें। यार ये मुझसे ना किया करे, क्यूम साहब से किया करे। क्यूम साहब इसको देख के चलते हैं, मैं ये 12 कह चुका हूँ, ये मेरा डोमेन नहीं है। क्यूम साहब बच्चे को कल वाला लेक्चर अपलोड करवाना चाहते हैं, वो देख के इनसे बात करके मूव कर लीजिएगा। और इसके अलावा जी नेक्स्ट टाइम भी कोई लेक्चर अपलोड करना हो तो ये मेरी डोमेन नहीं आती, क्यूम साहब इज बीइंग हेडिंग दैट एरिया, तो प्लीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद क्यूम साहब। अगर किसी की इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो तो वो कॉलेज आके वो लेक्चर सुन सकता है, और अगर कोई इज्तिमाई सी प्रॉब्लम हो तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाता है। ओके बेटा? ओके सर। और किसी का प्रॉब्लम है? किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है? मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ, लेक्चर में ओवर टाइम हो चुके हैं। अरसलान साहब। सॉरी सर, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था वेवर के बारे में सर। रिमिशन के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स ऑल अबाउट मनी। तो सर ये वेवर में ये जो एग्जांपल दी हुई है कि मतलब हम कंप्लीट राइट छोड़ते हैं, और एग्जांपल दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि
एक पिक्चर पेंट करनी है तो फिर वो प्रॉमिसी जो है वो अपना राइट छोड़ देता है। तो फिर सर ये भी तो हो सकता है वो राइट अपना के कुछ छोड़ दे और कंप्लीट ना छोड़े, जैसा कि मतलब मेरा अगर किसी के साथ कॉन्टैक्ट हो के 10 बुक लेनी है और मैं उसे कहूँ कि तुम 8 बुक दे दो मुझे और मैं 2 का राइट छोड़ दूं। तो जो तुम 2 का राइट छोड़ोगे ये पूरा राइट छोड़ा है कि आधा राइट छोड़ा है? सर ये मतलब पूरा तो नहीं छोड़ा। तो फिर इसे वेवर कहेंगे कि रिमिशन कहेंगे? सर रिमिशन तो मतलब कि अमाउंट में नहीं होता जो मतलब यार इसमें अमाउंट में मैंने कभी कहा है अमाउंट में छोड़ो? मैंने कभी कहा है कि तुम लोग खुद से कॉन्सेप्ट कहां से? मैंने कब कहा है? मैंने कहा है कंसीडरेशन, अगर कोई बंदा अपनी पूरी कंसीडरेशन वेव ऑफ कर दे तो वेवर है, अगर पार्शियल कंसीडरेशन वेव ऑफ करे तो वो रिमिशन है। और कंसीडरेशन आपको पढ़ाया है, मैंने कभी कहा है कि कंसीडरेशन सिर्फ प्राइस होती है? सॉरी सर ये मैंने किसी और जगह से पढ़ा था तो मुझे कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने आपसे पूछा। इज इट नाउ क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज इसको तैयार करते हैं साथ साथ।